आइए अब मैं उस शख्सियत को आपके बीच मधु करना चाहता हूं। अच्छा देखिए, हर आदमी का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। जमील सर का एक अपना क्षेत्र है, मेरा अपना क्षेत्र है, और चेयरमैन साहब का अपना क्षेत्र है, आपका अपना क्षेत्र है। और आदमी जब अपने क्षेत्र में कुछ नुमाया कुछ करता है तो उसे उसकी तारीफ की जाती है, उसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो मतलब कि आप अपने क्षेत्र में नाम कमाएं ये बड़ी बात है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उनका क्षेत्र जाना और पहचाना जाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में नाम कमाया, मगर विंबलडन टेनिस को सानिया मिर्जा ने नाम दिया। मुझे इस बात का यकीन है कि सानिया मिर्जा से पहले 50% लोग उस टेनिस को नहीं जानते थे। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच में भी है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अरशद जमाल साहब की पहली चेयरमैनी के पहले हम लोग चेयरमैन का पावर नहीं जानते थे। नगर पालिका में कैसे धन आता है ये कोई नहीं जानता था। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं और अल्लाह का करम है कि आपने जो नगर पालिका में जो सिस्टम बनाया है वो गाड़ी आज चलती जा रही है। आइए, और मैं बताऊं कि इस सफर में बड़ा ऊंच नीच और बड़े थपेड़े इन्होंने झेले हैं। तो मैं इन 4 व्यक्तियों के साथ अपने नगर पिता को इनवाइट करना चाहता हूं कि ये कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता है, ये कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता है। इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है और दुआ करो कि इसकी हिम्मत रहे सलामत। ये चिराग कई आधियों पे भारी है। अली जनाब अरशद जमाल साहब। टैली जोन के ज़ेर एहतमाम जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज है उसमें मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। देर से तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ है और मैं जब दाखिल हुआ तो हमारे छोटे भाई शाहिद लारी साहब बोल रहे थे, तो इनको मैंने पहले कभी बोलते हुए नहीं सुना था, आज भी नहीं सुन पाया, मगर देखा बोलते हुए, आगे कभी ज़रूर सुनेंगे। अभी बातें बहुत सारी आई हैं साइंस की रोशनी में भी, और मौजूदा हालात के तहत भी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में आई हैं। दुनिया हर दिन तरक्की के रास्ते पे गामजन है। पहले पैदल चलते थे, फिर उसके बाद घोड़सवारी हो गई, फिर साइकिल आई, फिर वगैरह वगैरह, आज हवाई जहाज़ पे हम लोग चल रहे हैं। उसी तरीके से पहले हाथ से लिखा जाता था, फिर आपके टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर आए। भाई आगे आप बात करिए या मुझे सुनिए, दोनों बात नहीं होगी। पहले बात कर लीजिए आप लोग तो मैं बात करूं क्योंकि जब सुनने में मन न लगे तो फिर बोलने में भी मन नहीं लगता। जब लगता है कि लोग सुन नहीं रहे हैं तो बिल्कुल बोलने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि जो बात हम लोग बोलते हैं वो बहुत दिल से बोलते हैं, उसमें बनावट नहीं होती है। तो ये चाहते हैं कि लोग सुने बात को। अभी कोई भी प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं होता। इतना बड़ा प्रोग्राम किया है तो इसमें कम से कम 15 दिन 1 महीने की इनकी मेहनत लगी होगी, और बहुत सारे बच्चों को प्राइज़ मिला होगा, बहुत सारे लोगों को प्राइज़ नहीं मिलना है, फिर भी वो यहाँ मौजूद हैं। तो जिनको प्राइज़ मिला है उनके लिए बहुत मेरी मुबारकबादी है, और जो लोग प्राइज़ नहीं पा रहे हैं फिर भी यहाँ मौजूद हैं, उनको इस बात के लिए मुबारकबाद है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, आज का जो ज़माना है, जमील साहब की जो बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी, तो उसका नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि आज का जो ज़माना है वो डेटा कलेक्शन का है और कंपाइलिंग का है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ग्रॉक सुना होगा नाम आपने, जो एलन मस्क का है। एआई का ही एक दूसरा तरीका है, एक दूसरे तरह का एआई है, वो ग्रॉक उसका नाम है, या एआई या जेपीटी टाइप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका अपना खुद का कुछ नहीं है। इन्होंने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के या सॉफ्टवेयर के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म के डेटा को कलेक्ट कर लिया और सबको कंपाइल कर दिया और अपना एक नाम रख दिया। आप कोई भी जब ऐप लोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछता है कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, आपका मेल आईडी क्या है। और जैसे ही आप किसी भी जगह अपना मेल आईडी डालते हैं या कहीं भी मोबाइल नंबर अपना डालते हैं, तो
तो आपके बारे में सारी जानकारी उसके वहाँ सेव हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। और इस तरह से जो डेटा का एक खेल है वो पूरी दुनिया मिलके जो बड़े लोग हैं वो बड़े पैमाने पे खेल रहे हैं। और जो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में कि जो छोटे पैमाने पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जगह कम होती जा रही है, तंग होती जा रही है। छोटे और बड़े का फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको 60 गेबा की जरी तननी है, 60 गेबा की मान लीजिए आपको जरी की लूड़ी बनानी है, तो जो छोटा आदमी होगा वो 60 कोण लगाएगा। तो 60 कोण जब लगाएगा तो अब उसको 300 गेबा का मतलब 600 ताक हुआ, तो उसको 10 मरतबा कम से कम राउंड घुमाना पड़ेगा, तब उसका एक राउंड तैयार होगा। लेकिन जो संपन्न आदमी होगा, जिसके पास जगह ज्यादा होगी, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, तो 600 कोण लगा देगा इकट्ठा और लपेटता जाएगा और लूड़ी आपकी तैयार होती जाएगी। वही बड़ी कंपनियां कर रही हैं कि उनके पास संसाधन की कमी नहीं है, तो वो डेटा कलेक्शन करके आपके बारे में सभी जानकारी वो इकट्ठा करती हैं और आपके बारे में वो जान लेती हैं कि आपको क्या पसंद है, और जो आपको पसंद है वही आपको परोसते हैं। जैसे कभी ख्याल करिए कि आप अगर फेसबुक देख रहे हैं या कोई रील देख रहे हैं, तो वो जो चीजें, जिन चीजों के बारे में आपने 2-3 मरतबा देख लिया, तो वही चीजें वो आपको परोसने लगेंगे। फेसबुक में जो आप 2-4 मरतबा देख लेंगे वही आपको परोसने लगेंगे। तो वो आपकी चॉइस, जब फेसबुक का आप अकाउंट बनाते हैं तो उसी वक्त वो आपकी चॉइस को जान लेते हैं, आपकी किन चीजों में रुचि है वो जान लेते हैं। तो वो आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं, और जो आपका दिमाग चाहता है, जो आप पसंद करते हैं, उन्हीं चीजों को आप वो परोसते हैं, और इसी का नाम है मार्केटिंग। अभी जो छोटे लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा इधर कि जेपी ग्रुप का एक नाम सुना होगा कि जेपी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी थी, है भी अभी, जो सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने बनाई, उनके 4 लेन या 6 लेन सड़कों पे उनके टोल्स हैं, चूंकि उन्होंने ही अपना पैसा लगा के सड़कें बनाई। उनके बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े स्कूल उन्होंने बनाए। एनर्जी का बहुत बड़ा काम है, जेपी का सीमेंट का बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनकी है। अब उनकी सारी संपत्ति को इकट्ठा एक वेदांता कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, सौदा चल रहा है। इतना ही नहीं, एक और नाम मेरे ध्यान में आता है कि उसके भी सहारा ग्रुप का नाम सुना होगा। ऐसा लगता था कि सहारा ग्रुप के बेटे की, जब सुब्रत राय के बेटों की शादी हुई, तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो गए ही थे, दूसरे कई मुल्कों के प्रधानमंत्री आए थे। वो जलवा था। सहारा शहर 187 एकड़ में बना हुआ, उनका घर जो है वो 187 एकड़ में बना हुआ है लखनऊ में, और उस अकेले घर का नाम है सहारा शहर। वो भी बिकने जा रहा है और उसको अडानी ग्रुप खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे तो एक जानकारी पाके चेयरमैन साहब बड़ी हैरत हुई कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का पूरा सेटअप बिकने जा रहा है। डीपीएस का पूरा सेटअप वो भी अडानी ग्रुप लेने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में तो ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी यही दो रह जाएंगे, बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैं ये दोनों तीनों वाकयात इसलिए बयान कर रहा हूं कि अब वो जमाना नहीं रहा है कि जब खरगोश और कछुए की दौड़ होती थी तो उसमें कछुआ ही आगे पहुंचता था। हम जब छोटे थे तो ये किस्सा सुनते आए हैं, क्योंकि थोड़ी दूर जाके खरगोश थक जाता था और कछुआ अपने सुबुक खरामी और रफ्ता रफ्ता चलने की वजह से थकता नहीं था, और लगातार चलने की वजह से मंजिल पहले वो पहुंच जाता था। इस वाकये में जो सबक हमको दिया गया था वो ये दिया गया था कि किसी भी काम में जल्दीबाजी मत करो, लेकिन एक रफ्तार से चलते रहो। जब जल्दी चलोगे तो आप थक जाओगे, ये पैगाम था, ये मैसेज था। मगर आज के ज़माने में खरगोश फिर आगे जाने लगा है, क्योंकि अब बर्क रफ्तारी और तेज़ रफ्तारी का ज़माना है। आपको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है, तभी आपकी कदर होगी। कंपटीशन का ज़माना है, चाहे वो सियासत हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे तालीम हो, चाहे कोई भी शोबा हो, वो कंपटीशन का ज़माना है। और अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं है कि मैं दूसरों पे सबकत ले जाऊं, तो आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरों पे सबकत ले जाने के बाद ही आप तरक्की पाएंगे, और दूसरों पे सबकत ले जाने के लिए अक्सर जो सुस्त लोग हैं उनके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता है। तो अगर आप इखलाकी बुलंदियों की तरफ जाएंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाएंगे, ये एक हमारे सामने समस्या है। तो आगे बढ़ना है, मंजिल को पाना है। अभी जैसे इन्होंने एक मिसाल दी एक फंक्शन की कि किसी की मैयत हो गई थी, तो फिर भी मैं फंक्शन में मौजूद रहा, तो बाद में बड़े उस पर तबसरे हुए। मैं बताऊं अपना मेरा मौक़िफ़ क्या रहता है। मेरा मौक़िफ़ ये होता है कि जब किसी का इंतकाल हो गया तो मुझे जल्दी नहीं होती वहाँ जाने की। हाँ, अगर कोई बीमार है तो मैं वहाँ जल्दी भाग के जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ कुछ कर सकता हूँ। शायद मैं उसको अस्पताल लेके जा सकता हूँ, शायद कोई मशवरा दे सकता हूँ।
लेकिन जिसका इंतकाल हो गया वहां जल्दबाजी का कोई नतीजा नहीं है। मेरे सोचने का तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि सही हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन जहां जिन चीजों में अपना बस नहीं है उसमें टांग फंसाने से बचना चाहिए, और जिन चीजों में अपना बस है वहां चुप बैठना ये बड़ी बेईमानी है। वहां काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग हमारे शहर में, शाहिद साहब ही हैं, देखता हूं कि हर मौके पे इनको पहुंचने की आदत है, खबर मिलती है। जमाल भाई हैं, अब जमाल साहब तो सियासत में भी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन जो सामाजिक खिदमात जो इनकी हैं तो उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। भाई सियासत में आपसी मुखालफत हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एराइवल्सी के बिना तो तरक्की भी मुमकिन नहीं है। जब तक मुकाबला नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। मुकाबला जरूरी है तरक्की के लिए। तो आप काम करते हैं, बहुत से लोग हैं सामाजिक काम करने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि सियासत में ही आप आए, कहीं भी रह के आप सामाजिक काम कर सकते हैं। और सियासत को जो अज़्ब मुअत्तल समझा जा रहा है कि सियासत खराब चीज है, ये गलत है। सियासत के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते, आप समझ लीजिए इसको। सियासी शऊर आपका बेदार होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मेरा कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत है, और सियासत में आना चाहिए, एक्टिव सियासत में आना चाहिए। मैं अब भी जब गौर करता हूं तो मुझे दिखता नहीं कि फ्यूचर मुस्तकबिल में सियासत में कौन से लोग आने वाले हैं। हम हो गए, तैयब फाल्की साहब हो गए, तो हम लोगों का तो अब आखिरी दौर चल रहा है ना, हम लोग अब बहुत लंबे समय तक सियासत नहीं कर सकते। लेकिन अपने पीछे देखता हूं तो सियासी लोगों की टीम बहुत कमजोर है, ये ठीक नहीं है। मैं नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूं कि सियासत में भी आइए और सक्रिय सियासत में आइए और समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन जरिया है सियासत। इसके जरिए आप जब पावर में आप नहीं रहेंगे तो किसी की मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो पावर हासिल करना पड़ेगा। अब पावर के बिना कुछ भी नहीं आज की दुनिया में। पावर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटे लेवल से जब आप चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे। तो जितने भी लोग हैं, आप सब मुझे नौजवान ही दिख रहे हैं, तो आपके कंधों पर ही जो मुस्तकबिल का बोझ है वो आपके कंधों पे है। तो आपको हर शोबे में आगे बढ़ के आना चाहिए। कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वालिटी मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी आबिद साहब कह रहे थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैडम ने कहा कि मैं अवॉइड करती हूँ नई चीज़ें सीखने से, तो दोनों दो बातें हो गई। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और तजस्सुस जो है ना वही आपको इल्म देता है। और तजस्सुस आपका घटा तो आप फिर वहीं से फिर नीचे चले जाएंगे। तो तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए, और जानने की जो सलाहियत है, सीखने की जो सलाहियत है, उससे कभी भी बात नहीं आना चाहिए। और हरदम कोशिश करना चाहिए कि मैं क्या कर लूं। और एक चीज दिल में बसा के रखिए, और मैं हर मीटिंग में ये बात कहता हूं, जब भी कहीं बोलने का मौका आता है तो एक बात दिल में जरूर रखिए कि आप अल्लाह से दुआ करिए, आप खुद कोशिश करिए कि मैं समाज के लिए, लोगों के लिए मुफीद बन जाऊं। मैं तो एक ही दुआ करता हूं कि या रब्बुल आलमीन मुझे इस समाज के लिए मुफीद बना दे, लोगों के लिए मुफीद बना दे, अब मेरी वजह से कोई मुस्कुरा दे। तो ये कोशिश जब आपकी होती रहेगी तो ऐसा नहीं कि ये नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे आप। और अपनी शनाख्त, अपनी पहचान तो हमको खुद बनाना है। अभी जमील साहब ने बहुत छोटे पैमाने से एक शुरुआत की, हालांकि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कोचिंग शुरू करें, ये तो ऑलरेडी दिल्ली में थे और दैनिक जागरण के एक बहुत बेहतरीन शोबे में थे, जहाँ पैसे की ज़रूरत तो इनको नहीं थी, लेकिन कौम का एक दर्द है जो यहाँ ले आया कि कोचिंग की सख्त ज़रूरत है। और आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि मऊ में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो कोचिंग की है। उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ज़ाती तौर पे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अगर कोई इज्तिमाई तौर से अगर कोई उसका फंड हम लोग बना के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी कोचिंग का इंतज़ाम अगर कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि मऊ के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। तो मैं एक बार तो फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम कराया, कुछ सुनने का और कुछ कहने का मौका मिला। और जो नाज़िम प्रोग्राम है मजहर मेजर साहब, ये जब किसी को बुलाते हैं तो पहले ही कहते हैं कि बड़े लोग हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि कम वक्त लीजिएगा, मतलब इशारों में ये बात कह देते हैं। तो इनसे मुझे कहना है कि थोड़ा सा उस टाइम में कैलकुलेशन अपनी निज़ामत को भी रखिए शामिल, कि उसमें कितना टाइम जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में इसका ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चेयरमैन साहब। आइए चेयरमैन साहब, मैं जहमत देना चाहूंगा आपको। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और मैनेजिंग डायरेक्टर टेलीजोन के मोहम्मद अनस साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चेयरमैन साहब को सम्मान चिन्ह प्रस्तुत करें।